आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग पर लेक्चर्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू कि सिस्टम प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो उसके पहले हमें देखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, सिस्टम एज वी ऑल नो क्या होता है, सिस्टम तो हमें पता ही क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले हम वो देखते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शायद एक ही चीज होती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो दूसरे सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि वो स्मूथली रन हो सके, वो कॉन्करेंटली रन हो सके, बकायदा टाइम टू टाइम ऑपरेट हो सके, यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके, इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, कुछ लाइब्रेरीज के थ्रू, कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के थ्रू ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो ये दूसरे सॉफ्टवेयर को क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब जैसे हमारा जो वर्ड होता है, एमएस ऑफिस होता है, जो भी हम दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, क्योंकि उनके इंस्टॉल होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी होता है। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होता है। इट इज द एक्ट ऑफ बिल्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, अगर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो क्या हो गई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हो गई। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो क्या हो गई, सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता कैसे, कैसे वर्क करता है, ये चीज अगर हम सीख रहे हैं, मतलब उसमें कौन से एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, तो वो क्या होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है। ओके, अब इसके लिए यूज किसका किया जाता है, किसी नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करके हम नहीं बना सकते हैं, इसके लिए यूज किसका होता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। ओके, तो ये तो हुआ बेसिक की सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग होता क्या है। अब हम देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। अब इसके कंपोनेंट्स को देखने से पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मतलब किस तरह से इंटरनल प्रोसेसिंग होती है। देखो, मेमोरी जैसा कि हमें पता है, देखो स्टार्टिंग यहीं से मेमोरी से नहीं होती है। मेमोरी जैसा कि हमें पता है कि क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है जहां पे हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं, हमारी फाइल्स हैं, वो क्या होती हैं, स्टोर्ड होती हैं। ओके, अब इसमें भी प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी होती है। हम सेकेंडरी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। ओके, सेकेंडरी तो हमें पता है जहां पे चीज परमानेंटली जाके स्टोर होगी, इस कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। अब ये है हमारी प्राइमरी मेमोरी, या जैसे हम बोले रैम, जहां से सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी प्रोग्राम्स है उनको फैच करके और एग्जीक्यूट करेगा। मतलब सीपीयू इससे डायरेक्टली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने दो इसलिए बनाया क्योंकि हो सकता है मल्टी प्रोसेसर हो। यहाँ पे आईओ प्रोसेसर्स भी हैं। आईओ प्रोसेसर्स क्या होते हैं, जो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनको भी जो इंस्ट्रक्शन सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है, सीपीयू ही प्रोवाइड करता है। बट ये क्या करते हैं, मतलब सीपीयू जो है वो डायरेक्टली किसी कीबोर्ड के साथ में, मॉनिटर के साथ में इंटरेक्ट नहीं करेगा। उनके साथ इंटरेक्ट कौन करते हैं, आईओ प्रोसेसर्स इंटरेक्ट करते हैं। अगर हमें जो भी कीबोर्ड से डेटा मिला है, टेम्पररी कहां पे जाएगा, मेन मेमोरी के अंदर जाएगा, फिर यहां से फैच होकर सीपीयू इनको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये एक जनरल, इसके पीछे भी बहुत सारी साइंस होती है, लेकिन हम एक जनरल अभी क्या देख रहे हैं, एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो अब हम कहां पे आते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स पे। अब देखो, बिल्कुल एक बेसिक चीज से हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर है क्या, एक मशीन है। मशीन है, इसका मतलब वो क्या समझती है, 0 1, मतलब इसी फॉर्म में 0 1 क्यों बोला मैंने, क्योंकि मशीन है, वायर से बनी है, वायर से, इसका मतलब यहाँ तो इनसे करंट जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो ऑन, नहीं जाएगा तो ऑफ। ऑन का मतलब 0, ऑफ का मतलब ऑन का मतलब 1 एंड ऑफ का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो इसी मैकेनिज्म पर जो बेस्ड होता है, मतलब हमारी जो मशीन होती है इसी पर वर्क करती है। ओके, मतलब सिग्नल अगर करंट गया तो 1, नहीं गया तो 0। ओके, तो 0 1 से ही मिलकर सब कुछ हमारा बनता है। जैसे हमारे मैथ्स में होती हैं कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, फिर इनसे मिलकर कितने भी बड़े मिलियंस बिलियंस जो भी है हमारे नंबर्स बन जाते हैं। ओके, तो यहां पर जो कुछ भी वो क्या है, ये 2 बिट्स हैं, 0 एंड 1, ये 2 बिट्स हैं, इनसे मिलकर हमारा सब कुछ, चाहे वो हमारे अल्फाबेट्स हों, और इसी को क्या बोला जाता है, बाइनरी। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, बाइनरी बोला जाता है। तो चाहे वो हमारे अल्फाबेट्स हो, चाहे वो हमारी पिक्चर्स हो, चाहे वो हमारी वीडियोस ऑडियोस कुछ भी हो, वो सब किस में कन्वर्ट होते हैं, इसी में कन्वर्ट होते हैं। तो हम इनिशियल जब कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे, हम तब की अगर बात करें तो जो प्रोग्रामिंग हुआ करती थी, मतलब जो कुछ भी प्रोग्रामिंग हुआ करती थी वो किस में हुआ करती थी, पहले, बहुत पहले की बात है कि मशीन लैंग्वेज, इसी को मशीन लैंग्वेज भी बोला जाएगा। तो किस में होती
थी मशीन लैंग्वेज में ही हुआ करती थी। सपोज अगर हमें किसको करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है, तो उस केस में भी इस 5 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, देन इस 4 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, इस प्लस का भी कोई बाइनरी में कोड होगा, देन इस चीज को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, देन ये चीज किसके पास जाएगी, कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर इसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट क्यों करेगा, जब वो तो ऑलरेडी बाइनरी में, तो इंटरप्रेट का मतलब आइडेंटिफाई करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखो हर एक चीज का एक अलग मीनिंग होता है। हो सकता है मैंने इसमें एक भी बिट चेंज कर दी तो उसका मीनिंग ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस का सपोज कोई सा भी कोड है, अज्यूम कर लेते हैं हम, प्लस का जो कोड है वो यहाँ पे लगा दिया हमने 001, सपोज ऐसा कुछ है। अगर इसमें मैंने एक भी बिट चेंज कर दी तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के इनिशियली हर एक काम इसी चीज फॉर्मेट में हुआ करता था। अब मान लिया ये तो एक मैंने छोटे से इंस्ट्रक्शन की बात की, किसकी बात की, छोटे से इंस्ट्रक्शन की बात की है। ओके, अब ये छोटे हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो क्या होता है, इन्हीं इंस्ट्रक्शन से मिलके हमारा क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। इसी टाइप के इंस्ट्रक्शन से मिलके क्या बनता है, हमारा प्रोग्राम बनता है। तो सपोज हमारा पूरा प्रोग्राम इन्हीं चीजों से भरा हुआ है, तो उस केस में क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, देखो ये चीजें इंस्ट्रक्शन, इन इंस्ट्रक्शन से मिलके क्या बनेगा, प्रोग्राम। और प्रोग्राम पूरा इन्हीं 01100 इन्हीं चीजों से मिलके बना हुआ है। सिर्फ मैं एक प्रोग्राम की ही बात कर रही हूं। तो उस केस में अगर कोई आपसे मिस्टेक हो गई है तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहां पे मिस्टेक हुई है, नहीं कर पाओगे। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हुआ करती थी ये चीज, कुल मिला के बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हुआ करती थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी। तो इसीलिए फिर बाद में एक इसमें एक चेंज आया, एक इंप्रूवमेंट आया। क्या चेंज आया कि बाद में ऐसा सोचा गया कि क्यों ना इन चीजों का एक कोड हो। मतलब किन चीजों का कोड हो कि सपोज हमारा ये जो प्लस है, इसके लिए हम जो पूरा की पूरा ये 001 या कुछ भी हम लिख रहे हैं, उसके लिए क्या हो, एक छोटा सा क्या हो, एक सिंबल हो। क्या हो, एक सिंबल हो। तो वो जो सिंबल, मतलब इस प्लस के लिए हम क्यों ना ऐसा कुछ सिंबल यूज करें, ऐड। ओके, इसी तरह से हम किसी चीज को मान लिया कि हम ऐसे कुछ असाइन कर रहे हैं, c = 5, ऐसा कुछ हम असाइन कर रहे हैं, तो इसको भी बाइनरी में लिखने की बजाय क्यों ना हाँ इसके लिए भी कोई ना कोई सिंबल हो, ऐसा। ओके, तो ये जो सिंबल्स हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, निमोनिक्स बोला जाता है। और इन्हीं का जो कलेक्शन होती है, देखो ये थी मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। अब इन निमोनिक्स का ये जो कलेक्शन होती है वो क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज। वो क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज। तो इन सब चीजों के बाद कौन आया, हमारी असेंबली लैंग्वेज आई। मतलब इनमें प्रॉब्लम होने लगी तो कौन आई, असेंबली लैंग्वेज आई। ओके, अब अगेन प्रॉब्लम तो यही है कि कंप्यूटर तो क्या समझता है, यही चीज समझता है। ओके, हमें ये चीज अच्छी लगने लगी, तो फिर अब कंप्यूटर इन चीजों को कैसे समझे। तो देखो इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मतलब यहाँ इस बाइनरी लैंग्वेज में, हम सिंपली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होने लगा, असेंबलर का। मतलब असेंबलर एक छोटा सा प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, इस असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा असेंबलर, और ये यहीं खत्म नहीं होता है, आगे टाइप्स ऑफ असेंबलर, इसकी वर्किंग, ये सब कुछ हमें देखना है। तो ये हमने क्या देखा, असेंबलर देखा। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो लैंग्वेजेस हैं, अभी ये सिर्फ असेंबलर पे खत्म नहीं हो रही है बात, ये जो लैंग्वेज है, ये है असेंबली लैंग्वेज, इस पर भी वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। ओके, यहाँ पे ऐड, देन हम रजिस्टर का नाम लिखेंगे कि रजिस्टर 1 के कंटेंट्स इसमें आज, रजिस्टर 1 के कंटेंट्स में रजिस्टर 2 के कंटेंट्स प्लस हो जाए। मतलब ये भी चीज इतनी ज्यादा सिंपल नहीं हुआ करती थी। तो इसके बाद क्या आई, हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। क्या आई, हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। ओके, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, वो हमारी थोड़ी बहुत इंग्लिश से ही सिमिलर होती है, जैसे सी है, C++ एंड सो ऑन। ओके, तो उसमें क्या किया जाता है, बहुत ही सिंपल वे में, जैसे हुआ कि हमें दो चीजों को ऐड करना है, तो जैसे मैथ्स में नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं ना, उसी तरह से ऐसी इक्वेशन लिखी जाती है। कोई चीज स्क्रीन पे प्रिंट करनी है तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट एफ, और फिर जो भी हमें प्रिंट करना है वो हम लिख देंगे। ओके, तो कुल मिला के हाई लेवल लैंग्वेजेस आई। और अभी तक आप अगर सिस्टम प्रोग्रामिंग पर आ चुके हो तो कोई ना कोई हाई लैंग्वेज तो आपने पढ़ी ही होगी। ओके, तो क्या आई, हाई लेवल लैंग्वेज आई। अब अगेन प्रॉब्लम क्या आती है, कंप्यूटर तो क्या समझता है, यही समझता है। कंप्यूटर मशीन है, वो थोड़ी ना चेंज हो गई है। इस हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हमें कन्वर्ट करना है इसमें,
किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो किसका यूज हुआ करता था? देखो असेंबलर तो क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। अब अगर हमें हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करना है? ऑब्जेक्ट कोड में, जिसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट कोड भी बोला जाता है। किसको? ये जो मशीन लैंग्वेज में हमारा जो प्रोग्राम कन्वर्ट हुआ है, ओके, उसको। तो अगर हमें इस कोड को ऑब्जेक्ट कोड दैट इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज होता है? कंपाइलर का यूज होता है। ओके, किसका यूज होता है? कंपाइलर का यूज होता है। ये सिर्फ ये कन्वर्ट करने का ही काम नहीं करता है। किसी प्रोग्राम में अगर कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए, हमने कुछ और मिस्टेक कर दी है, तो वो मिस्टेक्स, उस एरर्स को भी क्या करता है? फाइंड आउट करता है। तो ये कौन हो गया? हमारा कंपाइलर हो गया। इसके बाद एक और चीज आती है। देखो क्या होता है कि जैसे हर एक चीज के लिए, जैसे मान लिया कि स्क्वायर रूट है या कोई से और है जिसमें लॉग हमें निकालना है, लॉगरिदम निकालना है, या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मतलब हमें क्या है कि हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन या कुछ भी कर रहे हैं, उनमें हमें ऐसी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है और ऑब्वियसली इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती भी है। ओके, तो उनके लिए बार बार यूजर को प्रोग्राम लिखना पड़े कि भाई ये जो लॉग है ये इस तरह से कैलकुलेट होता है, पूरा इतना पेज भर के प्रोग्राम लिखना पड़े। स्क्वायर रूट में भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, तो उसके लिए भी यूजर को बार बार प्रोग्राम्स लिखने पड़ते थे, पहले की बात है। ओके, तो उसकी बजाय काफी जो लैंग्वेजेस हैं उसकी बजाय क्या बना दिए? रेडीमेड प्रोग्राम्स बना दिए। क्या बना दिए? कुछ रेडीमेड सब रूटीन्स बना दिए, जिससे हम क्या बोले? रेडीमेड सब रूटीन्स बना दिए गए। क्या बना दिए गए? रेडीमेड, वापस से रेडीमेड सब रूटीन्स बना दिए गए। मतलब काफी ऐसी चीजों के लिए रेडीमेड सब रूटीन्स बन गए या रेडीमेड फंक्शंस बन गए जो यूजर्स डायरेक्टली यूज कर सकता है। उसके लिए उसको वापस से पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कैसे काम करेगा। ओके, तो ये रेडीमेड सब रूटीन्स की भी हमारे प्रोग्राम में जरूरत पड़ सकती है। देखो सपोज हमारा जो प्रोग्राम है जिसमें मुझे बार बार स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, मैं कोई सा भी एक प्रोग्राम बना रही हूं, तो उसमें मुझे क्या जरूरत पड़ रही है? स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है। ओके, तो उस केस में मैं बार बार ये स्क्वायर रूट कैसे वर्क करेगा उसका कोड लिखूं, उसकी बजाय मैं क्या करूं? रेडीमेड फंक्शन का, बिल्ट इन फंक्शन का क्या कर लूं? यूज कर लूं। तो अगर मेरा ये जो भी प्रोग्राम है, मान लिया ये test.c या कोई सा भी प्रोग्राम है, उसमें मैं किसी रेडीमेड, इस SQRT ही मान लेते हैं, इस स्क्वायर रूट नाम के रेडीमेड फंक्शन को मैं क्या कर रही हूं? यूज कर रही हूं। तो देखो ये जो कंपाइलर है वो तो क्या करेगा? इस सोर्स कोड को, ये जो है मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा है वो क्या है? सोर्स कोड है। उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में कन्वर्ट हो गया। देखो ये था मेरा सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर ने उसको ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट कोड में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है, तो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के बाद क्या किया जाएगा? अब देखो मेरे प्रोग्राम को मुझे रन करना है, मैंने तो इसको SQRT को यूज किया है, मतलब मैंने क्या किया? उसको कॉल किया है कि भाई मुझे इस 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे काम करेगा ये किसको पता है? वो SQRT नाम का जो रेडीमेड फंक्शन बना हुआ है उसको पता है, तो उसका भी हमारे प्रोग्राम में आना जरूरी है। तो जो लिंकर होता है, इसके बाद किसका रोल आता है? लिंकर का रोल आता है। किसका? लिंकर का रोल आता है। लिंकर जो होता है वो क्या करता है? उस चीज को, वो जो मॉड्यूल है रेडीमेड, वो ऑलरेडी कंपाइल्ड ही होता है। वो क्या होता है? ऑलरेडी कंपाइल्ड ही होता है, वो एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो इसको भी क्या कर देगा? मेरे प्रोग्राम के साथ में क्या कर देगा? उसको लिंक कर देगा। तो अब जो मेरा जो रेडी बना है, अब जो मेरा मॉड्यूल बना है, उसमें एक तो मैंने जो लिखा था वो चीज है, और उसके साथ में ये वाली जो चीज है वो भी क्या हो चुकी है? लिंक हो चुकी है। सिर्फ इसी की बात नहीं है, और भी जो मैंने स्टैटिक लाइब्रेरीज यूज की है मेरे प्रोग्राम में, वो भी क्या हो जाएंगी? मेरे प्रोग्राम में साथ में लिंक हो जाएंगी। ओके, ये काम भी हो गया। उसके बाद क्या होगा? देखो ये हमारी फाइनल स्टेप नहीं थी, लिंक हो गया, सब कुछ हो गया। अब जरूरी क्या है कि अब प्रोग्राम का रन होना, ये चीज जरूरी है। अब प्रोग्राम रन कैसे होगा? CPU रन करेगा। CPU कहां से उठाता है किसी भी चीज को? मेन मेमोरी से CPU किसी भी चीज को उठाता है। ओके, तो एक बार अब फिर से देख लो। देखो पहले था मेरा सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड था, उसको मैंने कंपाइलर की हेल्प से क्या कर दिया? कंपाइलर का यूज किया, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ओके,
उसके बाद में क्योंकि मेरे प्रोग्राम को, ये तो सिर्फ मैंने जो कोड दिया था वो कंपाइल हुआ है, ऑब्जेक्ट कोड में बना है। अब उसके बाद में मैंने कुछ और भी चीजें इसमें यूज की थी, सब रूटीन्स वगैरह जो कुछ भी कुल मिला के यूज किया था, एक्सटर्नल चीजें जो मैंने यूज की थी इस प्रोग्राम में। तो लिंकर के पास हमारा ये ऑब्जेक्ट मॉड्यूल या ऑब्जेक्ट कोड जाएगा और वो जो भी हमारी स्टैटिक लाइब्रेरीज थी, जो भी सब रूटीन्स थे, वो क्या हो जाएंगे, मेरे प्रोग्राम के साथ में क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। तो अब मेरा प्रोग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा जिसमें ये चीजें क्या हो गई हैं, लिंक हो गई हैं। उसके बाद में कहा जाता है, प्रोग्राम लोडर के पास में जाता है। लोडर क्या करता है, मेरे इस प्रोग्राम को कहां पे रखता है, अब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी या लोड करता है। कहां लोड करता है, मेन मेमोरी के अंदर उसको कहां करेगा, लोड करेगा। ओके, कहां पे लोड कर दिया गया, मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी के अंदर इसको क्या कर दिया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा, ताकि जो सीपीयू है वो डायरेक्टली इसको उठा के क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। ओके, तो अब कहां पे जाएगा ये हमारा, लोडर के पास। इसके बीच में एक और स्टेप आती है, वो क्या होती है, रीलोकेशन होती है। रीलोकेशन मतलब लोकेशन चेंज होना। अब ये लोकेशन चेंज होना क्या है, देखो अभी तक हमारा ये जो प्रोग्राम था एक लॉजिकल मेमोरी में, अब ये लॉजिकल मेमोरी क्या चीज होती है हम बाद में देखेंगे। मतलब अभी तक हम लॉजिकली अगर प्रोग्राम को देखें तो हमने क्या किया है, हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऐसे ऐसे करके टाइप किया है। ओके, हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है कि हमारी ये 0th लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी लाइन्स हैं। ओके, सपोज ये सेकेंडरी में पढ़ा है, कहीं पे भी है। ओके, उसके बाद में इसको जाना कहां पे है, फाइनली लोडिंग के बाद में उसको जाना कहां पे है, मेन मेमोरी में जाना है। अब मेन मेमोरी में भी जरूरी तो नहीं कि हमारी यहां पे अगर लाइन का एड्रेस जो है वो 0 है तो हमें यहां पर 0th वाली लोकेशन जो है वो खाली मिल जाएगी। क्या ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मेन मेमोरी में भी स्टार्टिंग में तो क्या होता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो भी जरूरी और भी चीजें कुछ पड़ी हुई हो, तो मान लिया कि हमारा 0 से लेकर 100 तक, हालांकि इतना कम नहीं होता है, ऑलरेडी क्या है, रिजर्व्ड है। तो क्या ये चीज वापस 0 पे मैप हो पाएगी, नहीं मैप हो पाएगी। तो ये अब कहां पे मैप होगी, सपोज अब हमारे पास ये स्पेस इतना खाली है 100 से लेके 1000 तक, तो इस प्रोग्राम को भी कहां आना है, 100 से लेके 1000 की लोकेशन के बीच में ही आना पड़ेगा। तो अब रीलोकेटर क्या करेगा, इस प्रोग्राम को क्या करेगा, रीलोकेट करेगा। कैसे, देखो अब ये जो है ये क्या है, बेस है। ओके, तो अब इस 0 में 100 प्लस किया गया तो ये वाली लाइन कहां आ जाएगी, यहां पर। इसके बाद में मतलब अब सपोज हमारी 0 से 99 तक फिल थी और अब हमें ये 100 से स्टार्ट करना है। फिर ये 1 कहां पे आ जाएगा, 1 प्लस 100 दैट इज कहां पे आ जाएगा, 101 पे आ जाएगा। 2 प्लस 100 102 पे ही आ जाएगा। ये सिर्फ मैं समझने के लिए बता रही हूँ, एग्जैक्टली ये सारे एड्रेसेस नहीं होते हैं। ओके, तो ये समझने के लिए कि रीलोकेशन क्या होता है। ओके, अब इसमें सपोज मैंने ऐसा कुछ लिख रखा था, इस लाइन नंबर 4 पे मैंने लिखा था जंप टू लाइन 3। ओके, मैंने क्या लिखा है, जंप टू लाइन 3, इसमें मेरा कोई जंप इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अगर यहां पर ऐसा ही होता है जंप 3 तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 3 पर तो कुछ और ही पड़ा है। तो ये जो एड्रेसेस हैं जो कि मैंने इंस्ट्रक्शंस में लिखे हुए उनको भी क्या किया जाता है, रीलोकेट। अब 3 है तो उसमें 100 प्लस कर दिया जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे, जंप टू 103। तो हम कहां पे चले जाएंगे, उस 103 लोकेशन पे चले जाएंगे। तो ये रीलोकेशन, ये सारी की सारी चीजें मैं बाद में पढ़नी है कि ये सब कैसे वर्क करती हैं। ये सिर्फ क्या है, एक लॉजिकल आपको ओवरव्यू बता दूं कि ये चीजें करती क्या हैं। तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी आई, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। और नॉर्मली ये जो होता है ना, ये क्या होता है, हर एक लैंग्वेज अपना एक कंपाइलर भी बनाती है। ओके, तो क्योंकि उसमें ये सारी चीजें फीड की हुई होती हैं। कौन सी चीजें फीड की होती हैं, कि भाई ऐसा सिंटेक्स इसका होना चाहिए। देखो अगर हम सी की बात करें तो उसको पता है कि प्रिंटएफ से प्रिंट होगा, अगर हमने कुछ और लिख दिया तो एरर आ जाएगी। अगर C++ का कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा तो वो सी आउट क्या समझेगा कि प्रिंट स्टेटमेंट है। ओके, और उसके सिंटेक्स को ध्यान रखेगा किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते टाइम। अगर जावा का कंपाइलर है तो वो system.out.println उसके लिए क्या है, स्क्रीन पर प्रिंट करने का कोड है। तो हर एक लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है वो भी अलग होता है। इसके बाद लिंकर, जो हमने रेडीमेड चीजें यूज की है उनको लिंक करने के लिए यूज होता है। फिर लोडर, जो भी हमारे ये बना है, हमारा पूरा ये जो प्रोग्राम बना है पूरे मॉड्यूल्स को मिला के उसको मेन मेमोरी में क्या करेगा या एग्जीक्यूशन
ऑपरेशन के लिए कुल मिला के क्या करेगा, ये रेडी करेगा ताकि ये सीपीयू इसको उठा सके। ओके, अब इन्हीं में एक और चीज कभी कभी आती है जो होती है मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर। क्या होती है, मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर। तो बात ये आती है, अब ये मैक्रो क्या चीज आ गई। तो मैक्रो जो होता है ना, वो क्या होता है, एक तरह से एक कन्वेंशन, यूजर के कन्वेंशन के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शनल नोटेशन, एक क्या होता है, नोटेशनल कन्वीनियंस होता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमारे जो प्रोग्राम में है कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये 3 लाइन का कोड है जो कि बार बार यूज हो रहा है। ये 3 लाइन का जो कोड है ये बार बार यूज हो रहा है, थोड़ा सा ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब समझने में इतना रीडेबल नहीं है कि कोई देखते से समझ सके कि ये कोड कर क्या रहा है। तो बेटर क्या है, जैसे मान लिया ये जो कोड है, मान लिया कोई चीज कॉपी करने का है लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो बार बार इस 3 लाइन के कोड को लिखने के लिए बजाय मैं क्या कर दूं, एक कॉपी नाम का क्या बना दूं, मैक्रो बना दूं, और ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ए बी जो भी आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है वो मैं लिख दूं। अब ये जो 3 लाइन का कॉम्प्लिकेटेड कोड है ना, वो ये मैं यहां पे लिख दूं, मैक्रो की डेफिनेशन में लिख दूं। कहां पे लिख दूं, मैक्रो की डेफिनेशन में। अब मैं ये जो 3 लाइंस बार बार मैं लिख रही हूं, उसकी बजाय मैं क्या लिख दूं प्रोग्राम में, कॉपी ए बी, कॉपी और जो भी मुझे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं वो। तो अपने आप अब क्या होगा, मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, तो मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, हर एक मैक्रो इंस्ट्रक्शन को उस कोड से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। कब, ये चीज ऐसा यूजर को नहीं दिखती है, ये चीज क्या होती है, कंपाइल होने से, ये कंपाइलेशन की ही क्या होती है, एक स्टेप होती है। ओके, तो ये एक मैक्रो क्या होता है कि कोई कन्वीनियंस के लिए हम ये चीज लिखते हैं। किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं कि जो चीज हमें बहुत ज्यादा दिखने में कंफ्यूजिंग लग रही है, कॉम्प्लिकेटेड, या कोई भी हमारा रीजन हो, उसकी वजह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैक्रो लिख दिया। और अब आपको लगेगा अब ये मैक्रो और फंक्शन में कोई डिफरेंस तो हुआ नहीं, लेकिन एक डिफरेंस होता है। देखो, फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर जंप कर जाते हैं, एग्जीक्यूशन होता है, फिर हम यहाँ पे आते हैं, और ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसर होती है क्योंकि हमें स्टैक, प्रोग्राम काउंटर, ये चीजें मेंटेन करनी होती हैं। मैक्रो क्या करता है, ये क्या होता है कि मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि इस कोड को सिंपली, इस कोड से, इस इंस्ट्रक्शन को सिंपली इस कोड से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जहां जहां उसको कॉपी एक्स वाई देखेगा वहां वहां इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओके, तो ये सारे क्या थे, कंपोनेंट्स थे, किसके थे, सिस्टम प्रोग्रामिंग के। अब आगे की वीडियो में मशीन स्ट्रक्चर देखेंगे और बाकी इन कंपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे।